नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आजकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में भी पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास किस तरह हुआ है, किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है, इसके रिगार्डिंग हमने अब तक 3 क्लासें हम लोग पढ़ चुके। 4 क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ा था। दूसरी क्लास में चार्टर एक्ट 1833, 1853 और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को पढ़ा था। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, कल की क्लास में जो पढ़ा था, वो पढ़ा था हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 जिस समय भारत में लाया गया, उस समय भारत मंत्री जो थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले और भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इसलिए उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और ये जानकारी आप सब बच्चों को है। आज हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1919 को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, भारत परिषद अधिनियम 1919 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं पहले बता दूं, इस समय जो भारत मंत्री थे, इंडियन सेक्रेटरी जो थे, उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो हैं वो भारत मंत्री थे और हमारे देश के वाइसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ये हमारे देश के क्या थे? वाइसराय थे। इसीलिए बेटा इसे हम भारतीय इतिहास में एक नाम से जानते हैं और वो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पहली चीज़। और बहुत ही इजी सी बात है ये वाली बात, ये कुछ टफ नहीं है। जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो एकदम नए हैं, जो पुराने बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको 100% पता होगी ये बात। लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं बेटा, भारत परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय इस एक्ट को भारत में लागू किया गया, उस समय भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इन्हें कहा जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड वन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग हालांकि इस बात को मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक को हम आधुनिक भारत के इतिहास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्या डिस्कस कर चुके हैं। आप सबको याद होगा 20 अगस्त 1917 का दिन। 20 अगस्त 1917 को जो भारत मंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इस लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को कि भैया भारत के लोगों को स्वशासन प्रदान किया जाएगा। इन्होंने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को स्वशासन प्रदान किया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि साहब जो है मॉन्टेग्यू ने ये कहा था 20 अगस्त 1917 को कि भारत के लोगों, अगर ये वाली बात बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भारत के लोगों की प्रशासन में, भारत के लोगों की प्रशासन में भागीदारी को, भारत के लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बहुत शानदार लाइन बेटा। ये ऐसा पहली बार हुआ था
जब अंग्रेज सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के लोगों को प्रशासन में स्थान देना चाहिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब अंग्रेजों ने ऐसा सोचा हो कि भारत के लोगों का प्रशासन से कोई लेना देना है। इसे बेटा अगस्त अनाउंसमेंट या अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। देखिए, हम दोबारा से, जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हम एकदम इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसे बेटा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड जो हैं वो भारत के वाइसराय थे। हम लोग बात कर रहे हैं 20 अगस्त 1917 को हमारे देश के भारत मंत्री कौन होता था, क्या होता था, कई बार नहीं, कई 100 बार मैं आपके साथ इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। तो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की जिसे अगस्त अनाउंसमेंट भी कहा जाता है, और इसमें ये कहा गया था कि प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी या प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ था जब अंग्रेजों ने जब ब्रिटेन सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हम क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से मतलब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इस तरह से हम भारत के लोगों को स्वशासन प्रदान करेंगे, स्वशासन में भागीदारी बढ़ाएंगे। अच्छा, अब आप जान लीजिए ये 20 अगस्त 1917 का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन घोषणा की गई कि भारत के लोगों को स्वशासन दिया जाएगा या भारत के लोगों की प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। बेटा, इतिहास हमेशा कारण मांगता है। क्या कारण रहा जो अंग्रेजों को इतनी बड़ी घोषणा करनी पड़ी कि भारत के लोगों की प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी? आज से पहले तो कभी आपने नहीं सोचा था कि हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। तो सुनिए, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। पहली चीज़, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट की थी, अंग्रेजों ने घोषणा की थी। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के लोगों को हम लोग स्वशासन या लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। एक दबाव इनके ऊपर ये था कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये कहा था कि हम भारत के लोगों को युद्ध के बाद लोकतंत्र को भारत में प्रमोट करेंगे, भारत के लोगों की प्रशासन में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण इसका बेटा, सबसे बड़ा कारण था, तत्कालीन कारण था, वो थे बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन चला रखा था। कौन सा आंदोलन चला रखा था? होम रूल लीग आंदोलन चला रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों की हालत खराब थी। और अंग्रेजों की हालत खराब थी, बस इसीलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की कि भारत में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी या भारतीयों की हिस्सेदारी को जो है वो बढ़ाया जाएगा। तीसरा बड़ा कारण बेटा, तीसरा बड़ा कारण था कि जो नरम दल के नेता थे, कल हमने पढ़ा था कि नरम दल के नेताओं को खुश करने का प्रयास अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया। आज जरा हमारी बात सुनिए, आज जरा चीज़ को सुनिएगा। ये नरम दल के नेता भी सरकार से बेहद खफा थे, बेहद नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की। यानी कांग्रेस नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी? क्योंकि मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो प्रदान की गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। चौथी बात, फोर्थ वन, इतना शानदार टॉपिक है बेटा चौथा वाला, इतनी मतलब आप चीज़ को समझिएगा कि इनसे मुस्लिम लीग भी नाराज़ थी। अंग्रेजों से कांग्रेस इसलिए नाराज़ थी क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिमों को
सेपरेट इलेक्शन सिस्टम यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी थी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थी। और मुस्लिम लीग क्यों नाराज़ थी बेटा? तो उसका सबसे बड़ा कारण बंगाल विभाजन का रद्द हो जाना। बंगाल विभाजन रद्द हो जाने की वजह से अंग्रेज़ों को, अब आप एक बात बताइए, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का जो मुस्लिम एरिया था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, मारकाट मचे, फूट डालो राज करो की नीति ज़्यादा चले, इसके लिए अंग्रेज़ पूर्वी बंगाल को खूब सारी सुविधाएं दे रहे थे। और पश्चिम बंगाल के हिंदू इस बात से थोड़ा अंग्रेज़ सरकार और मुस्लिम धर्म के लोगों से खफा हो सकते थे। अच्छा, तो अब क्या किया इन्होंने? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और बंगाल विभाजन को रद्द करने से जो पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं क्या हो गई? बंद हो गई। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, फिर से एक बार कंसेप्ट पे आए कि 20 अगस्त 1917 को जो अगस्त घोषणा की गई, जो अगस्त अनाउंसमेंट की गई, उसमें क्या किया गया था कि प्रशासन में भारत के लोगों की हिस्सेदारी, प्रशासन में भारत के लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय किया गया वादा, जिसमें कहा गया था कि हम भारत में लोकतंत्र को प्रमोट करेंगे। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होम रूल लीग आंदोलन। तीसरी बात, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम प्रदान कर दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज़ थी। और कांग्रेस को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं इस अनाउंसमेंट की ज़रूरत पड़ी। मुस्लिम लीग भी नाराज़ थी क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। हमारे देश में जब से कांग्रेस बनी है तब से स्वशासन की मांग हो रही है। और सबसे ज़्यादा स्वशासन आपको याद होगा बेटा, क्या हुआ था? 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने काय की मांग की? स्वराज्य की मांग की। और इसी स्वराज्य के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे देश में गरम दल नरम दल जैसे गरम दल जैसा क्रांतिकारी संगठन बना, बस उसी स्वराज्य को प्रदान करने के लिए। 1909 का जो एक्ट आया था वो स्वराज्य देता ही नहीं था कहीं। 1909 के एक्ट ने स्वराज्य देने के स्थान पर विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 16 हो सकती थी, उस संख्या को उठा करके बस 60 कर दिया। और 60 कर दिया, लेकिन बहुमत जो है वो अभी भी सरकारी सदस्यों के पास रहा। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि पहले तो भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो हैं भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत का वाइसराय था। दूसरी बात, वो ऐतिहासिक दिन 20 अगस्त 1917 को अगस्त अनाउंसमेंट या अगस्त घोषणा की गई, जिसमें ये कहा गया कि प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। यानी चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम क्या करेंगे, भारतीयों को प्रशासन में प्रमोट करेंगे। ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की गई थी? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। दूसरी बात, होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। तीसरी बात, कांग्रेस अलग खफा थी, मुस्लिम लीग अलग खफा थी और भारत परिषद अधिनियम 1909 इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसी घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 को। अब इस अनाउंसमेंट पर विचार विमर्श करने के लिए बेटा, इस अनाउंसमेंट पर, कौन से अनाउंसमेंट पर? अगस्त घोषणा पर, जिसमें क्या कहा गया था
ये पहली घोषणा थी जिसमें ये कहा गया था कि भारतीयों को प्रशासन में प्रमोट किया जाएगा, भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाया जाएगा। अच्छा सुनिएगा, अब ऐसी इस अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी और इस अनाउंसमेंट पर, इस प्लान पर डिस्कशन करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया गया और सभी दलों को बुलाया गया। सभी दलों ने, जितने भारतीय दल थे सभी दलों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और बेटा मस्त वाली बात यह है कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो हैं वो भारत आए, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत आए। अगस्त घोषणा पर डिस्कशन करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ, सभी दलों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद बेटा जुलाई 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये रिपोर्ट काय पर प्रकाशित हुई? जो शिमला में सम्मेलन हुआ था उस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर बेटा भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है वो पास कराया गया। समझ में आई बात? कितना इजी सी है, दोबारा से सुनिएगा। क्या शिमला में पहली चीज़ तो 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि प्रशासन में भारत के लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में खुद भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने हिस्सा लिया और इसमें ये कहा गया, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने हिस्सा लिया और ये कहा, और सभी दलों ने इसमें भाग लिया। अब जुलाई 1918 में ये जो हुआ था इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1919 पास किया गया। अब 1919 पास किया गया। अब इसमें हुआ क्या क्या बेटा, ये एक एक चीज़ आप ना समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं, इसमें मैं अपनी कोई प्रशंसा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ये आपको बहुत कम मिल पाएंगी। देखिए, हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी किताब हो सकता है कोई बहुत अच्छा वीडियो हो, यूट्यूब पे हो, अध्यापक हो, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। सुनिए, इसमें क्या क्या प्रावधान थे भारत परिषद अधिनियम में। अब तक आपको ये पता चल गया ये बना कैसे। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो सबसे पहले हम भारत परिषद देखते हैं। भारत परिषद बताए ना आप लोगों को, भारत परिषद इंडियन काउंसिल कहाँ होती थी? ब्रिटेन में। कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। इंग्लैंड में होती थी, भारत मंत्री की सहायता के लिए होती थी और भारत के लिए कानून बनाती थी। मैं दोबारा से बता दूं, भारत परिषद इंडियन काउंसिल ब्रिटेन में होती थी, भारत मंत्री की सहायता के लिए होती थी, भारत के लिए कानून बनाती थी और इसमें 15 सदस्य होते थे। भारत परिषद की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा की गई थी। अगर आप हमारे नए फॉलोअर हैं तो भारतीय संविधान की जितनी वीडियो बन चुकी हैं आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले भारत परिषद, इस भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे, लेकिन अब कहा गया कि भारत परिषद में 15 सदस्य नहीं होंगे। अब इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो कर दी गई 8 से और 10 कर दी गई। यानी भारत परिषद में अब सदस्यों की संख्या जो है वो 8 से 12 निश्चित कर दी गई। न्यूनतम सदस्य होंगे 8 और अधिकतम सदस्य होंगे 12। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या की गई, जो भारत मंत्री है
उसका वेतन अब तक जो दिया जाता था वो भारतीय राजस्व, वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये नियम बनाया गया कि भारत मंत्री का वेतन जो है वो अब ब्रिटेन के राजस्व या ब्रिटेन के राज खजाने से या ब्रिटेन के राजस्व या ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन सरकार देगी। अब तक भारत मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब घोषणा की गई कि इसका वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। और इसकी सहायता के लिए, क्योंकि भारत मंत्री जो है अपने हिसाब से, अपनी परिषद के हिसाब से कानून न बना ले, तो अब इसकी सहायता के लिए एक उच्चायुक्त का मतलब हाई कमिश्नर होगा। एक उच्चायुक्त होगा, हाई कमिश्नर होगा, जो भारत में भी रहेगा और ब्रिटेन में भी रहेगा, दोनों जगह रह करके अपनी रिपोर्ट देगा। अच्छा, उसके बाद इस भारत मंत्री को ये अधिकार दिया गया इस भारत मंत्री को ये अधिकार दिया गया कि साहब वो भारत में एक CAG यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। वो एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। दोबारा से सुनिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान ये था कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या जो 15 थी उसे अब कम किया जाएगा, यानी अब सदस्यों की संख्या 8 से 12 होगी। न्यूनतम 8 होगी, अधिकतम 12 होगी, पहली बात। दूसरी बात, भारत मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था, जो अब बंद कर दिया गया। अब ये वेतन ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। तीसरी चीज़, भारत मंत्री की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जो भारत में भी रहेगा, ब्रिटेन में भी रहेगा। तीसरी बात, भारत मंत्री को ये शक्ति दी जाएगी कि वो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करें। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये सुधार किया गया था भारत परिषद में। कि कौन कौन से सुधार किए गए थे भारत परिषद में? पहला, सदस्यों की संख्या कम की गई। दूसरा, भारत मंत्री का वेतन ब्रिटेन राजस्व से दिया गया। तीसरा, उसकी सहायता के लिए एक उच्चायुक्त बनाया गया। चौथा महालेखा परीक्षक, भारत मंत्री को अधिकार दिया गया कि वो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं? भारत परिषद हो गई। अब उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल देखते हैं। केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेचर, यहाँ मैं लिखूं केंद्रीय विधायिका तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस पर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। केंद्रीय विधायिका कल ही मैंने इतना गजब समझाया था, जैसे आज हमारे देश में संसद है, आज हमारे देश में पार्लियामेंट है, सेम ऐसे ही कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधायिका होती थी उस समय भी। आज की जो केंद्रीय विधायिका है उसको कहा जाता है बेटा क्या? आज की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। उस समय केंद्रीय विधायिका थी। और हमने पढ़ा है कि पहली बार केंद्रीय विधायिका का गठन, मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। पहली बार केंद्रीय विधायिका का गठन चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 रखी गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया गया? फिर उसके बाद इन सदस्यों की संख्या जो है 12 सदस्य के अलावा इसमें अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 6 से 10 हो सकती थी, फिर 10 से 16 कर दी गई, और फिर 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। कल ही हमने पढ़ा था कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा करके 60 कर दी गई। अब आज हम पढ़ते हैं केंद्रीय विधायिका में कितना बड़ा काम हुआ। पहली बार बेटा, फर्स्ट टाइम, बहुत गजब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक
द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। पहले क्या होता था, एक ही सदन होता था जिसे केंद्रीय विधान परिषद बोला जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, द्विसदनात्मक विधानसभा का गठन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब दो सदन बने। दो सदन कौन कौन से बने, एक बना आपका उच्च सदन, अपर हाउस, जैसे आज हमारे देश में होती है कौन, आज हमारे देश में राज्यसभा, उच्च सदन। और दूसरा बना आपका निम्न सदन। निम्न सदन का मतलब जैसे आजकल होती है लोकसभा। लेकिन उस समय उच्च सदन को क्या कहा जाता था, राज्य परिषद। राज्य परिषद इंग्लिश में कहते हैं इसे बेटा स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। और निम्न सदन को क्या कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। दोबारा से सुनिएगा, पहली बार ऐसा हुआ जब द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। द्विसदनात्मक में पहला उच्च सदन राज्य परिषद स्टेट काउंसिल, दूसरा निम्न सदन लोअर हाउस, और इसको सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना गया। अब जो उच्च सदन था यानी राज्य परिषद जो थी, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या थी 60। राज्य परिषद में, बी वाला पॉइंट लिख लेते हैं, बी वाला पॉइंट, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या रखी गई कितनी बेटा, 60। और 60 सदस्यों में भी एक बेहतरीन आंकड़ा ये रखा गया कि 34 सदस्य जो हैं, 34, 34 और 26, 34 सदस्य जो होंगे वो होंगे क्या होंगे, 34 सदस्यों को जो है वो निर्वाचित किया जाएगा। और इन सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। निर्वाचित और मनोनीत, 4 और 6 0, 3 और 3 6, 60। दोबारा से सुनिएगा, राज्य परिषद ये उच्च सदन थी, और बेटा इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। और बेटा इसका कार्यकाल जो था वो था 5 साल का। कितने साल का कार्यकाल रखा गया था, 5 साल का। ये थी आपकी राज्य परिषद। अब बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 145, 145। और 145 सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत का आंकड़ा क्या था, 104 सदस्य जो हैं, 104 सदस्य जो हैं वो थे निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित। और दूसरा क्या है साहब, 41 सदस्य जो थे वो थे मनोनीत। ये 41 सदस्य थे मनोनीत। और इसका कार्यकाल कितने साल का रखा गया, 3 साल का रखा गया। ऐसा मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई होगी, देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसमें हमने इसकी रिकमेंडेशन में पहले हमने भारत परिषद को पढ़ा है, जिसमें पढ़ा इंडियन काउंसिल में सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। दूसरा, भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। तीसरा, भारत मंत्री की सहायता के लिए उच्चायोग का गठन किया गया। और चौथा पढ़ा कि जो है, चौथा क्या पढ़ा हम लोगों ने, बड़ा शानदार सा पॉइंट जो है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, भारत मंत्री को अधिकार दिया गया कि वो CAG का जो है CAG की नियुक्ति करे। अब इसके द्वारा दूसरा काम क्या किया गया, द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, इसमें 60 सदस्य होते थे, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता था। फिर निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, 145 सदस्य होते थे, जिनमें 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत, और इसका कार्यकाल 3 साल का होता था। इतना हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें ये हो गया केंद्रीय विधायिका का काम खत्म। अगला देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम में अगली अनाउंसमेंट क्या थी। अगली अनाउंसमेंट ये थी
कि साहब जो वाइसराय है भारत का, उसकी कार्यकारिणी परिषद जो है, जिसमें कितने सदस्य थे? 9 सदस्य। कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद जिसमें 9 सदस्य थे, उसमें आगे से अब 3 सदस्य भारतीय होंगे। केंद्रीय कार्यकारिणी, ये जैसे आजकल भारत सरकार है, यानी वाइसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्य होंगे। और 3 भारतीय सदस्य जो होंगे, उनके पास विभाग कौन कौन से होंगे? तो सुनिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम, ये 3 विभाग रखे गए। किनके पास? वाइसराय की कार्यकारिणी में जो 3 सदस्य भारतीय होंगे, उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे? ये नहीं रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए, वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, गृह मंत्रालय दे दिया जाए, इतने महत्वपूर्ण विभाग नहीं। क्या मिलेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम। चलो खैर कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने किस किस को पढ़ा? हमने भारत परिषद अधिनियम में पहले भारत परिषद, इंडियन काउंसिल में क्या सुधार हुए, फिर केंद्रीय विधायिका में क्या सुधार हुए, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या सुधार हुए। अब प्रांतों में देखते, प्रांतों में क्या हुआ। प्रांतों में बेटा डबल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। द्वैध शासन क्या होता है? डबल गवर्नमेंट क्या होती है? द्वैध शासन में कुछ विभाग ऐसे थे जो अंग्रेजों ने अपने पास रखे, और कुछ विभाग ऐसे थे जो अंग्रेजों ने भारतीयों को दे दिए। जो विभाग अंग्रेजों ने अपने पास रखे, उन्हें रिजर्व डिपार्टमेंट या आरक्षित विभाग कहा जाता है, और जो भारतीयों को दिए गए, उन्हें ट्रांसफरेबल या हस्तांतरित विभाग कहा जाता है। भारतीयों को जो अंग्रेजों के पास जो थे, उनमें गवर्नर तथा मनूनी सदस्य कानून बनाते थे। गवर्नर तथा मनूनी सदस्य कानून बनाते थे जो आरक्षित विभाग थे। और आरक्षित विभाग कौन कौन से थे? जैसे राजस्व हो गया, पुलिस हो गया, न्याय हो गया और वित्त हो गया। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पेयजल हो गया। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पेयजल हो गया। और इस पर सरकार से सवाल भी पूछा जा, आरक्षित विषय पर सवाल नहीं पूछ सकते, आरक्षित विषय पर सवाल नहीं पूछ सकते थे, हस्तांतरित विषय पर सवाल पूछ सकते थे। इसीलिए पहली बार उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा और क्या हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा सिख, अंग्रेज, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिमों को भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्रदान कर दिया गया था, और भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा सिख, अंग्रेज, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। बेटा इस एक्ट के द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आज हमने ये कौन सा टॉपिक, भारत परिषद अधिनियम 1919 डिस्कस किया है, जिसके अंतर्गत हमने भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रांतों में द्वैध शासन। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था, जिसके द्वारा शासन जो है 2 भागों में बट गया था। पहले पार्ट में अंग्रेज ऐसे विषयों को रखा गया जो अंग्रेज अपने पास रखते थे, इन्हें आरक्षित विषय कहा गया, और इनमें राजस्व था, पुलिस था, वित्त था, ऐसे वाले टॉपिक थे। हस्तांतरित ऐसे विषय जिनमें भारतीयों को दे दिए गए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, श्रम हो गया, पेयजल हो गया, ये भारतीयों को दे दिए गए। और भारतीय वाले विषयों पर सरकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसीलिए भारत में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। इसके साथ ही आज की ये क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा।
अच्छा सा नोट्स बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।